नमस्कार मित्रों, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। वीडियो के इस भाग में मैं आपको पाचन तंत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न समझाने जा रहा हूं। ये प्रश्न कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछे हुए हैं और इन प्रश्नों से आपको इस वर्ष जब आप 12वीं कक्षा के एग्जाम देंगे तो आपको रूबरू होना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपको कुछ प्रश्नों के बारे में विश्लेषण दे रहा हूं, यहाँ पे उत्तर के साथ में उत्तर समझाता भी जाऊंगा, क्योंकि पाचन तंत्र हमने यहाँ पे पूर्ण कर लिया है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको विटामिन, रोग और के बारे में बता दिया था। तो हम लोग कुछ प्रश्न की बात कर लें ताकि पूर्ण रूप से ये प्रश्न क्या हो कि पूरे अच्छे से आपके दिमाग में फिट हो जाए और साथ ही साथ आरबीएससी बोर्ड के लिए आप पूरे अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ। ध्यान रहे, मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वो आरबीएससी बोर्ड के पर्पस से बता रहा हूँ, किसी कंपटीशन के पर्पस से नहीं बता रहा हूँ। अभी कोई बहुविकल्पीय सवाल नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूँ जिसका आंसर आपको पता रहना चाहिए, आपके दिमाग में याद रहना चाहिए, क्योंकि आपने इतने सारे वीडियो देख लिए मेरे, है ना, क्योंकि लास्ट वीडियो है मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम पे, इस वजह से। तो देखिए, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पाचन तंत्र के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। प्रश्न संख्या 1, आमाशय में पाचन की क्रियाविधि को समझाइए। बोर्ड परीक्षा में पूछा गया सवाल है। अब आमाशय में पाचन की क्रियाविधि पूछ रहा है, ध्यान रखना, आगे का कुछ नहीं पूछ रहा, तो आपको केवल क्रियाविधि लिखनी होगी। क्रियाविधि से तात्पर्य क्या है वो मैं बता देता हूं आपको। जैसे क्रियाविधि लिखा हुआ है तो देखो, आमाशय जो है उसमें प्रोटीन का पाचन मुख्य रूप से होता है। सबसे पहले आमाशय के अंदर जो रस निकलता है उसको अपन क्या कहते हैं? जठरीय रस कहते हैं। क्या कहते हैं? जठरीय रस। पाचन की क्रिया में इस जठरीय रस में दो मुख्य प्रकार के एंजाइम्स होते हैं। एक होता है आपके पास में पेप्सिनोजन, होता है ना बेटा। तो आपका उत्तर क्या जाएगा? जैसे मान लो आपने लिखा पेप्सिनोजन, एक लिखा आपने क्या प्रोरेनिन, और एक आप क्या लिख दोगे यहाँ पे आपके पास में, वैसे तो एक माइल्ड गैस्ट्रिक लाइपेज होता है, गैस्ट्रिक यानी जठरीय लाइपेज एंजाइम होता है, लेकिन उसका भी यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं है। तो अपन 3 नंबर पे अपन जो लिख रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रहेगा। आपको पता है, मैंने जब आमाशय पढ़ाया था तब आपके पास में इन एंजाइम्स के बारे में बताया था और ये कहा था कि ये जो एंजाइम होते हैं पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन, ये असक्रिय एंजाइम होते हैं, यानी निष्क्रिय एंजाइम होते हैं। इनको सक्रिय कौन करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है। तो सबसे पहले आपको उत्तर में क्या लिखना होगा? सबसे पहले आपको उत्तर में जो लिखना होगा वो है कि पेप्सिनोजन जो है वो आपके पास में कन्वर्ट होगा किसके अंदर बेटा? पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। किसकी मदद से? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मदद से। एसिडिक पीएच पे काम करेगा ये। उसी प्रकार आपको पता है कि प्रोरेनिन जो है वो आपके पास में क्या करेगा? रेनिन में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेनिन में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मदद से। अब ये पेप्सिन और जो रेनिन है वो क्या हो गए आपके पास में? सक्रिय हो गए हैं। अब ये किसका पाचन करेंगे? प्रोटीन का पाचन करेंगे। ठीक है, तो प्रोटीन के पाचन में क्या करते हैं? ये वृहद पॉलीपेप्टाइड की जो श्रृंखला होती है, क्या होती है? वृहद पॉलीपेप्टाइड की जो श्रृंखला होती है उसको छोटी पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला, छोटी पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला में तोड़ते हैं। और छोटी पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला में मुख्य रूप से किस में तोड़ते हैं? पेप्टोन्स में तोड़ते हैं और प्रोटीएज में तोड़ते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना मेरी बात को या नहीं समझ रहे हैं? और इसके ऊपर एंजाइम कौन काम करता है आपके पास में? पेप्सिन काम करता है। कौन सा एंजाइम वर्क करता है इसके ऊपर आपके पास में? पेप्सिन वर्क करता है। ठीक है, और क्या था आपके पास में? जो रेनिन है, रेनिन क्या करता है? बच्चों में क्या करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो आपको पता है बच्चों में जो दूध में जो प्रोटीन होता है, बच्चों के दुग्ध में जो प्रोटीन होता है उसको डाइजेस्ट करता है ये। तो दुग्ध में जो प्रोटीन होता है वो कौन होता है आपके पास में? कैसीन होता है। तो कैसीन को किस में कन्वर्ट कर देता है? ये पैराकैसिनेट में कन्वर्ट कर देता है। और पैराकैसिनेट से क्या होता है? पैराकैसिन होता है ना। तो ये आपके पास में आ जाएगा। और फिर ये पैराकैसिन किसकी मदद से? पेप्सिन की मदद से किस में टूट जाएगा? प्रोटीएज और पेप्टोन्स में टूट जाएगा। ये सब मैं आपको बता चुका हूं, प्रश्न में वापस डिस्कस कर रहा हूं। कैसीन पैराकैसिनेट में टूटता है रेनिन की मदद से। ठीक है, और पैराकैसिनेट पैराकैसिन में आएगा फिर से किसकी मदद से आ जाएगा आपके पास में? रेनिन की मदद से आएगा। किसकी मदद से आएगा? रेनिन की मदद से आ जाएगा। लेकिन पैराकैसिन प्रोटीएज और पेप्टोन्स में टूटेगा, वो किसकी मदद से टूटेगा? पेप्सिन की मदद से टूटेगा। तो ये आपके पास में किसकी क्रियाविधि रहेगी? आमाशय में पाचन की क्रियाविधि। आमाशय में पाचन की क्रियाविधि केवल और केवल प्रोटीन का पाचन यहाँ पे होता है, वो भी आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से नहीं। पूर्ण रूप से प्रोटीन का पाचन तो छोटी आंत के अंदर ही होगा। मुख गुहा के अंदर हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्ट हो जाता है। आमाशय में किसका पाचन स्टार्ट होता है? प्रोटीन का पाचन स्टार्ट होता है। यही समझा रहा हूं, समझ गए ना? अब देखिए,
नेक्स्ट पे क्या आ रहा है, अगला सवाल जो हमारे पास में आ रहा है वो है कुछ इस प्रकार जो दे रखा है, मनुष्य की आहार नाल का नामांकित चित्र बनाए तथा निम्नलिखित भागों के कार्य लिखिए, ग्रहणी, शुद्रांत व मलाशय, इन सब के बारे में। अगर रफली फिगर की बात करता हूं मैं, रफ डायग्राम के तौर पे फटाफट से अगर अपन देखते हैं यहाँ पे, तो मैं आपको सीधा सीधा आपके पास में इससे ले लेता हूं, ग्रास नली से, ठीक है, ईसोफेगस से। तो अगर ये अपने पास में ईसोफेगस है तो ईसोफेगस के बाद में ये क्या आ जाएगा आपके पास में, आमाशय, और आमाशय आगे किस में खुलता है आपके पास में, छोटी आंत के अंदर। तो छोटी आंत इधर आ जाएगी, छोटी आंत आगे किस में जाके खुलेगी बेटा, बड़ी आंत्र के अंदर खुलेगी। तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, ऐसे बड़ी आंत्र बन जाएगी। आपको मैं सिर्फ रफली फटाफट से बता रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी चैप्टर को डिस्कस कर चुका हूँ, है ना, ये चीज़ें। और ये आपके पास में यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास में जेजुनम और इलियम आ जाएंगे, और फिर ये आगे जा करके सिक्कम में खुल जाएगा। सिक्कम से आगे क्या होगा आपके पास में, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होगा। तो अगर मैं इसके अंदर छोटे छोटे तौर पे फटाफट से नाम देना चाहूं तो क्या दे सकता हूं, देखिएगा, क्योंकि नामांकित चित्र पूछा है तो यहाँ पे अपन लोग मान लेते हैं, मान लीजिए ये ईसोफेगस है, मैं यहाँ से ही बता रहा हूँ, आगे इसके आगे ग्रसनी होता है ना, उसके पहले मुख गुहा होता है। अगर ये मुख गुहा है आपके पास में तो मुख आ गया, तो ये क्या आ जाएगी, ग्रास नली, है ना। ये आपके पास में क्या आ जाएगा, आमाशय। आमाशय के आपको पता है कि 4 भाग होते हैं यहाँ पे, ये वाला कौन सा होगा, फंडस, ये वाला कौन सा होगा, कार्डियक, ये वाला कौन सा होगा आपके पास में जिसमें नाम लिखा हुआ है, ये वाला काय, ये वाला कौन सा है, काय, और ये कौन सा है, पाइलोरिक। यहाँ पे अवरोधिनी आती है, आप याद करो, पाइलोरिक अवरोधिनी होती है, और यहाँ पे कौन सी अवरोधिनी होती है, जठरीय ग्रसिका अवरोधिनी, ठीक है ना, या जठरीय ग्रसिका अवरोधिनी, ये नाम आ जाएगा। फिर ये क्या आ जाएगा आपका, ड्यूडेनम, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में, पैनक्रियाज यानी अग्नाशय, इधर की तरफ किसका आ जाएगा आपके पास में, लीवर आ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि चित्र इस प्रकार बन जाएगा आपके पास में पूर्ण रूप से। आप इनसे परिचित हैं, सभी नामों से परिचित हैं, मैं आपको सिर्फ प्रश्नों का एक आइडिया दे रहा हूं इस वीडियो में, जिसको आपको ध्यान में रखना है ना। तो यहाँ पे अगर अपन और बात कर लें, अगर आपको और भी ऐसा लग रहा है कि सर ने नाम नहीं लिखे तो बता देता हूँ। यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा, फंडस आ जाएगा, ठीक है, ये काय आ जाएगा, काय वाला भाग, ये कौन सा आ जाएगा, पाइलोरिक वाला भाग आ जाएगा, और ये कौन सा आ जाएगा आपके पास में, कौन सा कहेंगे इसको, कार्डियक भाग आ जाएगा, है ना। और ये होती है आपके पास में कार्डियक अवरोधनी, नाम लिख रहा नहीं हूँ मैं, यकृत वाला भाग यहाँ पे आ जाएगा बेटा, और ये यहाँ कौन सा आ जाएगा, अग्नाशय वाला भाग आ जाएगा। मैं बहुत ही शॉर्ट में बना रहा हूँ, शॉर्ट इन द सेंस जल्दी बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत सारे प्रश्न करवाने हैं इस वीडियो में, और प्रश्न का मैं आपको एक नज़रिया, एक तरीका बता रहा हूँ, उस तरीके को याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास में ड्यूडेनम वाला भाग आ जाएगा, ड्यूडेनम के बाद में आपके पास में यहाँ पे जेजुनम आ जाएगा, फिर आपके पास में इलियम आ जाएगा, यहाँ पे सिक्कम आ जाएगा, यहाँ पे कोलोन आ जाएगा, ये कोलोन है, ये कौन सा है, ऊपर जा रहा है तो ये असेंडिंग कोलोन हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, ट्रांसवर्स कोलोन हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, डिसेंडिंग कोलोन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेक्टम यानी मलाशय आ जाएगा, और यहाँ पे नीचे की तरफ क्या आ जाएगा, गुदा वाला भाग आ जाएगा, और ये कौन सा होता है, क्रमि रूपी परिशेषिका यानी अपेंडिक्स आ जाएगा, ठीक है, इसको अपेंडिक्स कहते हैं। तो ऐसा आप एक चित्र बना करके आएंगे परीक्षा के अंदर तो आपके अंक मिलेंगे, बहुत ही अच्छे से बनाइएगा, शांति से बनाइएगा, आपको बन जाएगा, ठीक है। उसके अतिरिक्त सवाल में है कि ग्रहणी, शुद्रांत व मलाशय के अंदर के कार्य बताइए। तो आपके पास में जो ये काम जो आ रहे हैं, ये रेक्टम है आपके पास में, और ये आपके पास में डियोडेनम वाला भाग आ रहा है, और ये आपके पास में बीच के अंदर जो जेजुनम इलियम वाले भाग आ रहे हैं। तो आपको कुल मिलाकर के छोटी आंत के कार्यों के बारे में पूर्ण रूप से आपको यहाँ पे बताना होगा। मलाशय के अंदर आपको पता है कि मल का स्टोर हो सकता है, मल क्या रहेगा, स्टोर रहेगा, जब तक हम उसको बाहर त्यागते नहीं है। ग्रहणी के अंदर संपूर्ण पाचन की क्रिया होगी, जैसे जितना भी पाचन है, भाई छोटी आंत का प्रथम भाग है ये, तो उसमें जितना भी पाचन, मतलब समझ लो, कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन होगा, मतलब ग्लूकोज का निर्माण होगा, वसा का पाचन होगा, न्यूक्लिक अम्ल का पाचन होगा, और प्रोटीन का पाचन होगा, अर्थात पाचन का मुख्य अंग है। शुद्रांत वाले भाग में आपके पास में जो आ रहे हैं वो आपके पास में क्या रहेगा कि ये जो जितना भी अवशोषण वाला भाग है वो सारा इसके अंदर से स्टार्ट हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये आपके पास में क्या था शुद्रांत के बारे में। तो ग्रहणी, शुद्रांत और मलाशय, ये 3 भाग है। कुल मिला के आप छोटी आंत के भाग को एक्सप्लेन कीजिए, आपको समझ में आएगा। हालांकि मलाशय छोटी आंत का भाग नहीं है, आप ऐसा मत समझ लीजिएगा, मैं आपको बोल रहा हूं तो आप ऐसा समझोगे कि मलाशय छोटी आंत का भाग होता ही नहीं है, ये नहीं कह रहा हूं मैं आपको, मैं तो सिर्फ इनके कार्य बता रहा हूं, ठीक है। अब आपको एक एक लाइन के कार्य इसमें लिखने होंगे परीक्षा के अंदर, इसके अतिरिक्त नहीं। 2 नंबर का सवाल आया है भाई ये, है ना, तो आप बहुत अच्छे से लिखिएगा इसके अंदर। अब मैं तीसरे सवाल की तरफ बढ़ता हूं। तीसरे सवाल में क्या, रसांकुर की संरचना का नामांकित चित्र बनाए, मुख, गुहा व अमाशय में होने वाली पाचन की क्रियाविधि को समझाइए। तो रसांकुर आपके पास में कहां पे आ रहा था, रसांकुर छोटी आंत की औतिकी वाला भाग याद करो, वहां पे आपको रसांकुर की संरचना पढ़ाई थी। अगर आपको कुछ भी बहुत ज्यादा डिटेल में वापस पढ़ना हो तो आप छोटी आंत वाले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में पड़ा है वीडियो मेरा, वहां पे देख सकते हैं। मैं आपको ब्रीफली रफली आइडिया दे रहा हूं फटाफट से
यहाँ पे आपके पास में क्या होता है, ये एक रसांकुर वाला भाग होता है ना। अगर मैं और ले लूँ तो इस तरीके से मान लो 2 रसांकुर मैंने बना दिए। रसांकुर के बाहर की तरफ क्या होता है, सूक्ष्मांकुर होते हैं, जिसको माइक्रोविलाई का नाम देते हैं, जो सतह के क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं, याद करो। और ये आंतरीय श्लेष्मिका स्तर में प्रेजेंट होते हैं। ऐसा ही मैंने चित्र बनाया था, आप लोग देख सकते हैं मेरे छोटे हाथ के वीडियो में जाकर के पूर्ण रूप से, ठीक है। और इसके मध्य में आपके पास में यहाँ पे रहता है, जैसे मान लो ये वाला हिस्सा जो है वो आपके पास में किसका है, श्लेष्मिका का है, ठीक है। तो श्लेष्मिका के नीचे की तरफ क्या होता है, अधश्लेष्मिका होता है। क्या होता है, अधश्लेष्मिका। जिसने मेरे सारे वीडियो देखे होंगे वो तो बुरा अच्छे समझ रहा होगा और यह समझ रहे होंगे, लेकिन अगर जिसने नहीं देखा है उससे निवेदन है कि छोटी आंत वाला वीडियो जाके देखो, आपको एक एक स्टेप समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ सब म्यूकोसा है, यानी अधश्लेष्मिका है। इसमें आपके पास में लसिका वाहिनी, रक्त वाहिनी सब प्रेजेंट रहती है, जो कहाँ पे घुसती है, यहाँ पे इसके अंदर की तरफ जाती है, यहाँ पे इस जगह पे, है ना। ऐसा एक चित्र भी मैंने बनाया था उस समय पे, आप ध्यान रखिएगा, ये बात बताई थी आप लोगों को। उसके अलावा जो ये बीच में खांच आ रही है, इसको लिबर कुहन की गर्तिका का नाम भी देते हैं। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, क्या आ जाएगा, लिबर कुहन की गर्तिकाएं। तो ऐसा आपको एक चित्र बनाना होगा और यहाँ बाहर की तरफ आपको लेबल करना होगा। ये आपके पास में क्या है, सूक्ष्मांकुर है, जो सतह के क्षेत्रफल को बढ़ाता है। ये पूरा एक जो बनाया रसांकुर है, ये दूसरा रसांकुर है। तो इसको आप क्या कह सकते हैं, ये आपके पास में क्या आ जाएगा, रसांकुर वाला भाग आ जाएगा। तो इस प्रकार का कुछ चित्र बनेगा। छोटी आंत के वीडियो में जरूर जाकर के देखिएगा, उसमें भी दे रखा है आपके पास में, मैं आपको रफली आइडिया दे रहा हूँ। मुख गुहा व आमाशय में होने वाली पाचन की क्रियाविधि को समझाइए। अब इसमें मुख गुहा में कौन सा पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। लार अमाइलेज एंजाइम होता है उसके अंदर, होता है कि नहीं होता, बताओ, होता है ना। तो लार अमाइलेज एंजाइम उसके अंदर रहता है। लार अमाइलेज एंजाइम आपको पता है क्या करता है, स्टार्च को कन्वर्ट करता है, किसमें, आपके पास में माल्टोज में कन्वर्ट करता है। और ये किसके आधार पर होता है, लार एमाइलेज एंजाइम, जो कहाँ से निकलता है, मुख गुहा से। 6.8 की पीएच पे, हाँ बिल्कुल, ये 6.8 की पीएच पे ही काम करता है, ठीक है। कई लोगों ने पीएच से लेकर के अग्नाशय की पीएच को लेकर के सवाल उठाए हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि अग्नाशय का जो पीएच है वो 8.2 से मैंने 8.8 एक रेंज बताई थी। यदि पुस्तक में आपको दिखता है, कई पुस्तक में आपको बता देता हूँ 8.5 दिखेगा, कहीं में 8.2 भी दिखेगा, कहीं में 8.3 भी दिखेगा। तो आपको बता देता हूँ, इसलिए मैंने एक रेंज बताई थी ताकि आपका कभी गलत नहीं हो। लेकिन किसी ने एक कमेंट दिया था जिसमें ये लिखा हुआ था कि सर बुक में 1.5 पीएच दे रखा है। तो मैं आपको बता दूं, वो बुक में दे रखा है डेफिनेटली। ऐसी 3-4 किताबें जिसमें अलग अलग दे रखा है। आपको इसलिए ही रेंज याद रखनी है 8.2 से 8.8। कभी स्त्रावण ज़्यादा हो गया, कभी स्त्रावण कम हो गया, तो उसके बेस पे क्या होता है, इनका पीएच ऊपर नीचे चलता है। लेकिन एवरेज मैंने आपको बताया 8.2 से 8.8 तक रहेगा, ठीक है ना। और अगर और भी एग्जैक्ट जानना है तो आपको मैं बता देता हूं कि मेडिकल साइंस कहता है कि 8.3 पे काम करता है, ठीक है। ये और एग्जैक्ट है, ठीक है ना, ये आपको बता रहा हूं, रिसर्च के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो मुख गुहा में तो किसका पाचन हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्ट होगा। स्टार्च इज कन्वर्ट इनटू द माल्टोज, यानी पॉलीसैकेराइड होता है ये, जो किसमें बदलता है, डाइसैकेराइड के अंदर चेंज होता है, लेकिन ये 30% टूटता है। इसका भी मैंने पूर्ण रूप से आपको विवरण समझाया था कार्बोहाइड्रेट के पाचन में। बहुत ही जबरदस्त वीडियो है वो, आप जाकर के देखिएगा। आपको लगेगा थोड़ा बड़ा है, लेकिन आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, 30% किस तरीके से टूट रहा है वो, अंडरस्टैंड। और आमाशय में होने वाली पाचन की क्रियाविधि अभी ठीक इससे पहले वाले सवाल में बताई थी, जिसमें प्रोटीन के पाचन के बारे में समझाया था। अभी ठीक पहले वाले सवाल में देखा था अपन लोगों ने, है ना। तो रिपीट करने की जरूरत नहीं है उसको। चलिए नेक्स्ट सवाल आ रहा है आपके पास में, मानव शरीर में आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को कहाँ व किस रूप में संचित किया जाता है। बहुत ही छोटा सवाल है ये, और छोटे सवाल के बारे में आप जानते हैं कि मानव शरीर में आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज जो है वो कहाँ पे संरक्षित होगा, यकृत के अंदर संरक्षित होगा। कहाँ पे होगा, यकृत के अंदर संरक्षित होगा। और किस रूप में होता है, आपको पता है किस रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। किस में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। समझ रहे हो, यकृत का एक कार्य होता है कि उपापचयी क्रियाओं में मदद करना। उसमें आपने पढ़ा होगा ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लाइकोजेनेसिस, है ना। और ग्लाइकोलाइसिस नहीं कहना, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोनियोलाइसिस, अलग अलग कार्य बताए मैं आपको। यकृत के कार्य पे एक पूर्ण वीडियो बना हुआ है, उसमें भी दे रखा है। बट इसका उत्तर इतना ही है कि आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज कहाँ संरक्षित रहता है, यकृत के अंदर रहता है। और जो किस रूप में रहता है, ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। समझ गए ना मेरी बात को। तो ये बात आप दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन लोग। और क्या सवाल हो सकता है, मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र, फिर से वही सवाल है। और छोटी आंत में पाचन की क्रियाविधि को समझाइए।
छोटी आंत में पाचन की क्रियाविधि सबसे बढ़िया चीज है इसके अंदर। तो यहां पे मैं आपको बता देता हूं कि छोटी आंत की क्रियाविधि में क्या रहेगा। पाचन तंत्र का चित्र भी आपको बताया था, वही बनाना है, आहार नाल वाला। छोटी आंत की क्रियाविधि में आपके पास में सबसे पहले अभिक्रियाएं लिखनी होगी आपको, ठीक है। तो अगर मैं सबसे पहले शॉर्ट में लिख रहा हूं, तो अगर मैं बात करता हूं कार्बोहाइड्रेट पाचन, तो कार्बोहाइड्रेट पाचन में क्या होता है, एक अभिक्रिया के तौर पे पूर्ण रूप से बता देता हूं आपको, ताकि आपको ध्यान रहे, याद रहे। मेरे इन क्वेश्चंस का मतलब आपको क्वेश्चन से अवगत करवाना है, इसलिए मैं यहां से फटाफट चल रहा हूं इसमें। ये सब बातें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, आप उस वीडियो में जाके भी देख सकते हैं, लेकिन आप क्वेश्चंस को वापस रिकॉल कर लो, आपने जो चैप्टर पढ़ा उसको वापस याद रहे इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में क्या था, जैसे स्टार्च है वो कन्वर्ट होता है किसके अंदर, आपके पास में माल्टोज में। ये जिसकी मदद से अब कन्वर्ट होता है उसका नाम होता है अग्नाशय अमाइलेज एंजाइम रहेगा। माल्टोज जब पूर्ण रूप से टूट जाएगा तो माल्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में किस में टूटेगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में टूट जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को। अब अगर हमने डाइट में लैक्टोज खाया है तो लैक्टेज एंजाइम की मदद से वो किस में टूटेगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में टूट जाएगा। समझ रहे ना, याद रखिएगा। अब अगर हमने डाइट में सुक्रोज खाया है तो वो सुक्रेज एंजाइम की मदद से किस में टूट जाएगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज के अंदर टूट जाएगा, है ना, ये बताया था आप लोगों को। अब यदि हमने हमारी डाइट में लिमिट डेक्सट्रीन को खाया है, डाइट मतलब समझ रहे ना, भोजन में लिमिट डेक्सट्रीन को खाया है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके पास में ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, है कि नहीं। अब अगर हमने डाइट में जो अपने पास में था अल्फा माल्टोज जिसको अपन कहते हैं, लिमिट डेक्सट्रीन आ गया, और अपने पास में एक और होता है लिमिट डेक्सट्रीन के अलावा माल्टेज होता है, ठीक है। माल्टेज तो आ चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास में क्या होता है कि अगर मैं स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो एंजाइम रहेगा वो एंजाइम आपके पास में रहता है अग्नाशय एमाइलेज, है ना, क्योंकि ये सेम अभिक्रिया मुख गुहा में भी होती है, लेकिन मुख गुहा में 30% टूटता है, यहाँ पे कितना टूट जाएगा, पूरा 70% टूट जाएगा। माल्टेज की प्रेजेंस में आपके पास में ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में, लैक्टोज लैक्टेज की प्रेजेंस में आ जाएगा, ठीक है। सुक्रोज सुक्रेज की प्रेजेंस में आ जाएगा, और लिमिट डेक्सट्रीनेज की प्रेजेंस में आ जाएगा, लिमिट डेक्सट्रीनेज की प्रेजेंस। ऐसी अभिक्रियाएं आपको इसमें लिखनी होगी जब आपको छोटे आंत में पाचन की क्रियाविधि को पूछ रहा है। साथ ही साथ में आपको वसा और उसका पाचन भी लिखना होगा। तो वसा के पाचन की एक अभिक्रिया की बात करूं मैं तो यहां पे देखना, वृहद गोलिकाएं पित्त की मदद से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, छोटी गोलिकाओं में, ठीक है, वसीय गोलिकाओं में, है ना। इसको कहते हैं वसा का पाइसीकरण। फिर छोटी गोलिकाएं जो है आगे जाकर के किस में कन्वर्ट होगी, डाइग्लिसराइड में। समझ रहे मेरी बात को। डाइग्लिसराइड किस में आएगा, मोनोग्लिसराइड में। मोनोग्लिसराइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके पास में वसीय अम्ल प्लस क्या आ जाएगा आपके पास में, ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ गए, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर मैं एंजाइम लगाऊं इनके ऊपर तो एंजाइम कौन सा आ जाएगा, वसा की वृहद गोली के अणु सबसे पहले पित्त की मदद से, ये होता है पाइसीकरण, वसा का पाइसीकरण। समझ रहे हैं। छोटी गोलिकाएं डाइग्लिसराइड में कन्वर्ट होगी अग्नाशय लाइपेज से, किससे आ जाएगी, अग्नाशय लाइपेज से। डाइग्लिसराइड मोनोग्लिसराइड में डाइग्लिसराइडेज जो आंतरिक रस से निकलता है, डाइग्लिसराइडेज, ठीक है। और ये किसमें, मोनोग्लिसराइड किसमें आ जाएगा, मोनोग्लिसराइडेज में। समझ गए मेरी बात को। तो ये बात आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। इसी प्रकार आपको यहाँ पे प्रोटीन के पाचन की भी क्रिया लिखनी पड़ेगी। प्रोटीन के पाचन की क्रिया की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, बहुत ही थोड़े से जगह पे बात कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा प्रोटीन का पाचन, तो आपको प्रोटीन के पाचन की भी पूर्ण रूप से क्रियाविधि लिखनी होगी। कैसे लिखोगे आप प्रोटीन के पाचन की, आमाशय में क्या बना था लास्ट प्रोडक्ट, आमाशय में जो लास्ट प्रोडक्ट बना था आपके पास में वो था कुछ कि प्रोटीएज और पेप्टॉन्स, अभी थोड़ा पीछे भी बताया था, है ना। क्या बनता है लास्ट प्रोडक्ट, प्रोटीएज प्लस पेप्टॉन्स बनता है। ये प्रोटीएज और पेप्टॉन्स जो होते हैं
वो ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, सॉरी ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज। और प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज सक्रिय हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, कार्बोक्सीपेप्टिडेज। तो 3 एंजाइम होंगे, कौन कौन से, काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टिडेज। इन तीनों एंजाइम की मदद से किस में टूट जाएगा, आपके पास में डाइपेप्टाइड के अंदर आ जाएगा। किस में आ जाएगा, आपके पास में डाइपेप्टाइड के अंदर आ जाएगा। सॉरी, प्रोटीज और पेप्टॉन्स में जो आपके पास में आ रहा है, ये आगे किस में आ जाएगा, डाइपेप्टाइड में। हाँ सही, किस में आ जाएगा, डाइपेप्टाइड। फिर डाइपेप्टाइडेज एंजाइम की मदद से किस में टूट जाएगा, मोनोपेप्टाइड में। और मोनोपेप्टाइड किस में टूट जाएगा आगे जाकर के, अमीनो अम्ल और अमीनो अम्ल में मोनोपेप्टाइडेज की मदद से। कुल मिला के आपको एक रफ आइडिया दिया है मैंने कि आपको छोटी आंत के अंदर पाचन की क्रियाविधि में किस किस का, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, प्रोटीन का, इन तीनों का पाचन, इसके अलावा न्यूक्लिक अम्ल के पाचन को भी इसमें लिखना होगा, तब जाकर के, और सारी अभिक्रियाएं लिखनी होगी, तब जाके आपके पूर्ण रूप से कंप्लीट होगा। ये 4 नंबर का सवाल पूछा हुआ है, ठीक है ना, ग्रहणी ड्यूडेनम को ही बोलते हैं, तो वो चीज आ जाएगी आपके इसमें। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अग्नाशय ग्रंथि की संरचना का नामांकित चित्र बनाए, लैंगरेंज की द्वीपिका द्वारा स्रावित हार्मोन के कार्य को समझाइए। हालांकि लैंगरेंज के द्वारा स्रावित हार्मोन्स के कार्य पाचन तंत्र के अंदर नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी इसको सवाल को दिया हुआ है। तो अगर अपन एक अग्नाशय का एक चित्र भी बनाया था अपन लोगों ने, कि अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे अग्नाशय क्या, तो यहाँ पे आपके पास में क्या होता है, एसिनाई समूह होता है। याद करना, अग्नाशय ग्रंथि के वीडियो में जाकर आप डिटेल में देख सकते हैं पूरा अच्छे से, मैं सिर्फ यहाँ पे आइडिया दे रहा हूँ इनका, है ना। और एक होता है आपके पास में लैंगरेंज की द्वीपिकाएं, जिसमें होती है कौन कौन सी सेल, अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल होती है। याद करना, बीच बीच में बताया हुआ आप लोगों को। तो अगर लैंगरेंज की द्वीपिकाओं से जो अपने पास में, एक तो चित्र ऐसा बनाना है आपको, एक तो रहेगा आपके पास में कौन सा, एसिनाई समूह, ठीक है, और एक आपके पास में कौन सा रहेगा, लैंगरेंज की द्वीपिका। लैंगरेंज की द्वीपिकाओं में आप लोग सभी लोग इसमें अल्फा, बीटा और डेल्टा सेल को जरूर बताएंगे। बाहर की तरफ अल्फा है, बीच में कौन सी है, दोनों के बीच में कौन सी है, और सब बातें, ठीक है। ये सब अग्नाशय की वीडियो में पूर्ण रूप से पूरा डिटेल में बता रखा है, याद रखना इस चीज को, ठीक है। हार्मोन्स के क्या कार्य रहेंगे, इसके अंदर 2 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, एक होता है ग्लूकागॉन और एक होता है इंसुलिन। पहले भी बता चुका हूं मैं इसको आपके बारे में, ठीक है ना। ग्लूकागॉन और क्या रहेगा, इंसुलिन। ग्लूकागॉन जो रुधिर में क्या करता है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, यानी रुधिर के अंदर शर्करा के स्तर को बढ़ाता है। इंसुलिन जो शर्करा के स्तर को कम करता है। दोनों जब साथ में काम करते हैं तो शर्करा का स्तर क्या होता है, बैलेंस रहता है। यही बताना चाह रहा था आप लोगों को, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। ये आपके पास में इसमें लिखना होगा। फिर नेक्स्ट पे अपने पास में आता है मनुष्य के पाचन तंत्र का नामक। देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है ये सवाल, ये मैंने फिर से रिपीट, ये बार बार इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जितनी बार बोर्ड में पूछे गए हैं उनको मैंने फिर से रिपीट किया है सवाल को। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है कि मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र और आमाशय में पाचन की क्रियाविधि, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। फिर से रिपीट हुआ इसलिए मैंने यहाँ पे फिर से डाल दिया इसको। नेक्स्ट सवाल आपके पास में आ रहा है, मानव त्वचा के द्वारा कौन सा विटामिन संश्लेषित किया जाता है। तो मानव त्वचा के द्वारा विटामिन कौन सा आएगा बेटा, डी, विटामिन डी संश्लेषण होता है। विटामिन का जो वीडियो था जो आपको प्रीवियस जस्ट इससे पहले वाले वीडियो में भी है, ठीक है ना, कौन सा आ जाएगा आपके पास में, विटामिन डी। और मानव दंत सूत्र लिखिए। जब कभी भी मानव दंत सूत्र लिखा हो तो आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि बच्चे का लिखें, 17 साल का लिखें या वयस्क का लिखें। आपको बता देता हूं, यहां पे आपको वयस्क का ही दंत सूत्र लिखना होगा, जो क्या होता है 2123/2123। इंसीजर्स, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर आ जाएगा। समझ गए ना मेरी बात को, याद रखिएगा इस चीज को। मानव दंत का सूत्र, ये लाइन किसको प्रदर्शित करती है, आधे जबड़े को, ठीक है। इससे ऊपर की जो संख्या है किसकी है, ऊपरी अर्ध जबड़ा, और इससे नीचे की संख्या है वो क्या, निचला अर्ध जबड़ा। इसलिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई बाय 2 भी करते थे वहां पे, याद करना, आपको बताया भी था मैंने आपको, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। तो जब मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं तो 2 + 1 3 + 2 5 और 3 8, और 8 ऊपरी आधे जबड़े में, 8 निचले आधे जबड़े में, टोटल कितना हो गया 16। अब ऊपरी पूर्ण जबड़े में कितने हो जाएंगे, डबल कर दो इसका, तो ऊपर भी 16 हो जाएंगे और नीचे भी क्या हो जाएंगे 16, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं। बच्चों का क्या होता है, चलो अपन देख ही लेते हैं। 2102 अपॉन क्या होता है 2102, ये चाइल्ड का डेंटल फॉर्मूला होता है जो हम लोगों ने पहले भी बात किया है। इंसीजर्स, केनाइन, प्रीमोलर और क्या आ जाएगा, मोलर के बारे में आ जाएगा। समझ गए ना मेरी बात को, तो ये ध्यान रखिएगा। 17 वर्षीय का क्या होता है 2122 अपॉन क्या आ जाता है 2122। 28 दांत होते हैं इसमें ना, 2 2 4 2 6 और 1 7, 7 ऊपरी अर्ध जबड़े में, 7 निचले अर्ध जबड़े में, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा 28 हो जाएंगे। कौन सा दांत नहीं होता 17 वर्षीय के अंदर, 17 वर्षीय के अंदर अंतिम मोलर दंत नहीं होता है, जिसको अक्कल दाढ़ बोलते हैं,
समझ गए ना मेरी बात को। ऐसे फॉर्मूलेज आपको पढ़ाए थे, दंत सूत्र का वीडियो भी अवेलेबल है प्लेलिस्ट के अंदर, उसमें भी जाकर के आप पूर्ण रूप से देख सकते हैं। मेरे को यकीन है अगर आपने वीडियो देख लिया होगा तो आपको डाउट नहीं आएगा। जितने भी सवाल बता रहा हूं उसमें वीडियो भी बताता जा रहा हूं आपको, ताकि वो वीडियो अगर आपको कोई चीज या यहाँ पे सवाल जो मैं फटाफट बता रहा हूं अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप उस वीडियो में जरूर जाके देखिएगा। उसमें अगर ना समझ में आए तो मुझे बताइए, फिर देखिए आप, ठीक है ना। यहां पे अगला दे रखा है वसा के अवशोषण की क्रियाविधि की समझाई। बड़ा ही जबरदस्त टॉपिक था ये वसा के जो अवशोषण की क्रियाविधि थी। इसमें अपने पास में अवशोषण की क्रियाविधि में अपने पास में कौन सी चीज आ रही थी आपको याद हो तो पित्त लवण इसमें क्या करते हैं, बहुत ही मदद करते हैं, बाइल सॉल्ट। याद करना, मैंने वसा के अवशोषण का जो वीडियो आपको मिलेगा वो मिलेगा अवशोषण भाग 2 में, इसी प्लेलिस्ट में है ना, अवशोषण भाग 2 में मिलेगा आपको। पित्त लवण होते हैं जिसके आपको पता है कि एक हिस्सा हेड का होता है, एक हिस्सा टेल का होता है। ये भी बताया था आप लोगों को, है कि नहीं, बताया था ना मैंने आपको इस बात के बारे में। तो यहाँ पे याद रखिएगा हेड का जो हिस्सा होता है वो आपके पास में हाइड्रोफिलिक होता है, और ये वाला जो हिस्सा होता है वो आपके पास में कौन सा होता है, हाइड्रोफोबिक होता है ना। तो ये चीज़ थी आपके पास में। फिर हम लोगों ने बात की थी कि यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले जो पित्त लवण होता है वो क्या करता है, वसा को क्या करता है, घेर लेता है। ऐसी बात बताई थी मैंने आपको, याद करना। अगर ये वसीय अणु है तो ये पित्त लवण क्या करेगा, इसको चारों तरफ से घेर लेता है। पित्त लवण का इस प्रकार से अणु घेर लेता है, ठीक है ना। जिसमें जो पूंछ वाला हिस्सा है वो कहाँ रहता है, वसा की तरफ रहता है, क्योंकि वसा भी क्या होती है आपके पास में, हाइड्रोफोबिक होती है, मतलब जल विरागी होती है, ठीक है। तो जल से दूर भागता है, तो इसलिए जल से दूर भागने वाला हिस्सा कौन, ये वाला आपके पास में कौन सा है, हाइड्रोफोबिक, है ना। और इसका टेल वाला हिस्सा, पूंछ वाला हिस्सा भी क्या है आपके पास में, हाइड्रोफोबिक। इसलिए फोबिक वाले पास में, मतलब जो जल से डरने वाले हैं वो दोनों आपस में पास में, और जो इसका हेड है जो बाहर की तरफ है ये होता है आपके पास में कौन सा, हाइड्रोफिलिक। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर बनता है इसको क्या कहते हैं अपन, मिसेल कहते हैं। याद करना, आपको इस बात को याद रखना होगा। फिर मैंने आपको बताया था, ऐसा चित्र बना करके अवशोषण भाग 2 में देख लीजिएगा, वहां पे मिल भी जाएगा आपको, कि ये जो मिसेल है वो कहाँ जाएगा, इस श्लेष्मिका की कोशिका में जाएगा, यानी कि श्लेष्मिका स्तर की कोशिका में जाएगा। किसकी मदद से, पिनोसाइटोसिस की मदद से। ये भी बताया पिनोसाइटोसिस क्या होता है, ये उस वीडियो में बता रखा है मैंने। फिर जैसे ही अंदर पहुंच जाएगा तो यहाँ पे अंदर कौन रह जाएगा, अंदर सिर्फ और सिर्फ रह जाएगा वसा का अणु, और पित्त लवण वापस क्या हो जाएंगे, यहाँ से बाहर आ जाएंगे। फिर मैंने कहा था आपको कि जो ये जो वसा का अणु है इसके बाहर की तरफ एक प्रोटीन की कवरिंग बन जाएगी, और ये प्रोटीन की कवरिंग कौन बनाता है, गोल्जी काय बनाएगा। कौन बनाता है, गोल्जी काय। जब ये प्रोटीन की कवरिंग बन जाती है और इसके अंदर वसीय अणु रहता है तो इस संरचना को काइलोमाइक्रोन बोलते हैं, और यही क्रियाविधि मैंने आपको अवशोषण भाग 2 में बताई है, ठीक है। क्या आ जाएगा, काइलोमाइक्रोन का आ जाएगा। ये बात आप यहाँ पे दिमाग में रखिएगा, सोच के रखिएगा ना। फिर मैंने कहा था आपको कि ये काइलोमाइक्रोन क्या हो जाएगा, अधश्लेष्मिका में चला जाएगा एक्सोसाइटोसिस की प्रक्रिया के द्वारा, और इसमें ये एक बड़ी लसिका वाहिनी के अंदर जाएगा। सबसे पहले किस में जाएगा आपके पास में, ये लसिका वाहिनी के अंदर, समझ रहे हो, लसिका वाहिनी जिसको लैक्टियल कहते हैं। संपूर्ण जानकारी दी थी मैंने आपको। फिर ये लैक्टियल जो है लसिका वाहिनी अल्टीमेटली लास्ट में जाकर के कहाँ पे खुलती है, कोई ना कोई शिरा के अंदर खुल जाएगी। किसमें खुलेगी, शिरा, यानी रुधिर शिरा में। और ये वसीय अणु कहाँ पहुंच गया, रुधिर के अंदर पहुंच गया। ये होता है वसा का अवशोषण। ये ध्यान रखिएगा, इसमें आपके पास में बहुत इंपॉर्टेंट है पित्त लवण का रोल, ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी होगी। ऐसा पूरा आपको समझाया था। वसीय अवशोषण का वीडियो है, अवशोषण के भाग 2 में है, इसी प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा आपको, ठीक है। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पोषण संबंधी 2 विकारों को लिखिए। ये थोड़ा इंग्लिश में लिखा है बट कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर चीज़ें क्या रहेगी, आपको तो मुझे सुनना है। 2 मेन विकार होते हैं इसके अंदर, क्वाशियोर्कर और मेरास्मस। आपको पढ़ाया था मैंने कल का ही वीडियो, मतलब लास्ट के वीडियो में ही बताया आपको मैंने, है ना, रोगों के बारे में। क्वाशियोर्कर और मेरास्मस में क्या रहता है, क्वाशियोर्कर सबसे पहले आप ध्यान लगाइएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको तो उस पर ध्यान लगाना है, ठीक है। बड़ा ही आसान सा है। क्वाशियोर्कर जो होता है वो केवल और केवल जो भोजन है उसमें प्रोटीन की कमी की वजह से होता है, जबकि मेरास्मस जो होता है वो प्रोटीन, वसा और क्या नाम है आपके पास में, कार्बोहाइड्रेट, इनकी तीनों की कमी से हो सकता है। और कैलोरी की कमी भी होती है इसके अंदर, कैलोरी बराबर नहीं मिल पा रही है। जब पहला वीडियो था पाचन तंत्र का तो उसमें आपको बताया था कि जब कैलोरी के बारे में, जैसे कार्बोहाइड्रेट कितनी किलो कैलोरी एनर्जी दे रहा है, 4 दे रहा है, ठीक है, और पर ग्राम में,
और प्रोटीन कितना दे रहा है, वसा कितना दे रहा है, तो उतनी कैलोरी अब उनको नहीं मिल पा रही है बच्चों को, तो ये बीमारी हो रही है ना। तो क्वाशियोरकर में क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन हुज डाइट आर डेफिशिएंट ऑफ प्रोटीन, मतलब प्रोटीन की क्या होती है, इसमें कमी रहती है, इसमें प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी रहती है। ये मुख्य रूप से 6 वर्ष से लेकर के 6 महीने से लेकर के 3 साल तक की उम्र में, वैसे आपको यहाँ पे बता देता हूं कि ये 1 साल की उम्र के बाद वालों में होता है ना ज़्यादातर, ठीक है। तो ये 3 साल तक की उम्र तक के बच्चों में हो सकता है, और ये जो है वो 1 साल से नीचे वाले उम्र के बच्चों में ही होगा, जो 1 साल की उम्र है नहीं है उनकी, उससे कम वालों में ही होगा, ठीक है। तीसरी चीज़ होती है कि इसमें क्या होता है कि जो वसा होती है वो त्वचा के नीचे है, त्वचा होता है ना, त्वचा के 2 स्तर होते हैं, अधिचर्म और चर्म। चर्म के नीचे वाला जो स्तर होता है वहां पे क्या होता है, वसा जम जाती है, जमने लगती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये डिपोजिशन यानी कि ये जो शरीर है वो फूलता है, क्योंकि वसा का क्या होता है यहाँ पे प्रिजर्व होता है, वसा क्या होती है यहाँ पे जमा होने लग जाती है, जबकि यहाँ पे किसी भी प्रकार की वसा जमा नहीं होती है, इसलिए ये पतला रहता है बच्चा, ठीक है ना, बच्चे में ही होता है ये। अडेमा इज प्रेजेंट का मतलब ये होता है कि स्वेलिंग आएगी, सूजा हुआ रहेगा, मतलब फूला हुआ रहेगा। देख लीजिए भले ही आपको पता लग रहा होगा किस प्रकार से इसमें जो है बॉडी फूल गई है, जबकि इसमें किसी भी तरह से बॉडी फूली नहीं है। डेट मीन्स ये क्या है आपके पास में, यहाँ पे जो है बच्चा वो पतला सा है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। एनलार्ज फैटी लीवर, यहाँ पे आपके पास में जो है यकृत जो है वो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वसा का डिपोजिशन हो रहा है, वसा यहाँ पे प्रिजर्व्ड हो रही है, वसा यहाँ पे संरक्षित हो रही है। यकृत जो है इसमें क्या हो जाएगा आपके पास में, बड़ा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या हो जाएगा, वसा बढ़ने लग जाएगी। और इसमें किसी भी प्रकार का यकृत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें वसा मतलब संग्रहित रहती नहीं है। इसमें आप पसलियों को नहीं गिन सकते हो, यहाँ पे पसलियां नहीं दिख रही है, लेकिन अगर इस चित्र में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको पसलियां नजर आएगी, तो पसलियों को इसमें गिना जा सकता है। मतलब पसलियां दिखना इतनी आसानी से जिसको हम गिन पा रहे हैं, ये मेरास्मस बीमारी का एक सिम्टम है, सॉरी साइन है, ठीक है ना, साइन है। और रिप्स होती है वो इसमें दिखती है, वो बता दिया आपको मैंने। इसमें बॉडी जो होती है वो आपके पास में लेथार्जिक, मतलब डल डल सी होती है, एकदम उदास सा चेहरा, और एकदम न्यू, मतलब किसी भी का मतलब कोई चुस्ती फुर्ती नहीं होती है बच्चे के अंदर, ठीक है ना। यहाँ पे जो बच्चा होता है मेरास्मस वाला, वो बहुत ही अलर्ट होता है और इरिटेबल भी होता है, मतलब कोई चीज़ें चिढ़ जाएगा, लेकिन ये एकदम चुपचाप पड़ा रहेगा, कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना, ये चीज़ रहेगी। मसल वास्टिंग माइल्ड और एब्सेंट, मसल इसमें खराब नहीं होती है कभी भी, पेशियां जो है वास्टिंग मतलब खराब नहीं होगी, लेकिन इसमें मसल होती है वो पूरी सूखने लग जाती है, वास्टिंग होने लग जाती है, मसल खराब होने लग जाती है, ठीक है। पुअर एपिटाइट, पुअर एपिटाइट का मतलब होता है इसमें भूख नहीं लगती है, या मतलब भूख का मतलब जो होता है ना कि जितनी अपन को चाहिए वो ग्रहण करने लायक नहीं रहता है, मतलब भूख ना लगना जिसको कहना है, या कम लगना। इसमें क्या रहता है आपके पास में, वॉरिशियस फीडर, मतलब इसमें आपके पास में जो रहता है, इसमें खाने का जो अपने पास में जो खा रहे हैं उसमें जो कार्बोहाइड्रेट या फैट या प्रोटीन होना चाहिए उतना है ही नहीं, तो वो चीज़ रहती है इसके अंदर। फिर ऐसा जो व्यक्ति होता है, ऐसा जो बच्चा होता है, उस क्वाशियोरकर उसको एडिक्वेट अमाउंट में प्रोटीन खाना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में इसको प्रोटीन लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये प्रोटीन की कमी से होता है, जबकि ये प्रोटीन वसा और कार्बोहाइड्रेट तीनों की कमी से होता है। इसलिए ऐसे मेरास्मस वाले रोगी बच्चे को क्या करना चाहिए, एडिक्वेट अमाउंट में प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट तीनों खाने चाहिए, तीनों देने चाहिए। तो खुद तो खाएगा नहीं, उसको खिलाना ही पड़ेगा, सेवन करना पड़ेगा, है ना, तो ये ध्यान रखने का। इसमें क्या होता है आपके पास में प्रोट्रूबेंट बेली हो जाती है, ये जो साइन है यहाँ पे ये फूल जाता है, ये क्वाशियोरकर का सबसे बड़ा साइन होता है, ध्यान रखिएगा। और इसमें जो साइन होता है वो आपके पास में क्या होता है कि यहाँ पे जो पसलियाँ हैं वो क्या होती है कि दिखने लग जाएगी, ये आप ध्यान रखना, बोन्स हड्डियाँ दिखने लग जाती है इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपके पास में, और स्किन होगी वो एकदम लूज हो जाती है इसके अंदर, इसमें टाइट रहती है स्किन, इसमें लूज हो जाती है। तो ये क्वाशियोरकर और मेरास्मस के बारे में अंतर है, इसके ऊपर भी सवाल पूछा हुआ है, आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान लगाइएगा, ठीक है ना, ये चीज़ है। अब अगला क्या है, जठरीय रस का संगठन लिखिए। जठरीय रस का संगठन लिख देते हैं, बड़ा आसान सा है। जठरीय रस यानी कि जो आमाशय से निकलने वाला रस है उसको जठरीय रस कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपके पास में क्या क्या चीज़ें आ सकती है, 1 नंबर पे अपन लिख देते हैं, मान लो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आता है। 2 नंबर पे आता है एक कैसल आंतरिक कारक, जो विटामिन B12 का अवशोषण करता है, याद करना, आंतरिक कारक। 3 नंबर पे जो आपके पास में आता है, तीसरे नंबर की बात कर रहा हूँ, कैसल आंतरिक कारक तो हो गया, श्लेष्मा, ये आ जाएगा आपके पास में। 4 नंबर पे बात करता हूं तो आपके पास में कौन सा आ जाएगा, पेप्सिनोजन, जो एंजाइम है ना। 5 नंबर पे बात करता हूं तो क्या आ जाएगा, प्रोरेनिन, है कि नहीं।
6 नंबर पे बात करता हूं तो आंशिक जठरीय लाइपेज एंजाइम भी होता है, आंशिक जठरीय लाइपेज एंजाइम आ जाएगा। 7 नंबर पे अगर अपन बात कर लें तो और कौन कौन सा था, गैस्ट्रीन, गैस्ट्रीन जो है आपके पास में लोकल हार्मोन होता है, वो आपके पास में इसके अंदर आ जाएगा, है कि नहीं। उसके अलावा आपके पास में सेरोटोनिन भी स्रावित होता है, याद करना अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं थी, आमाशय भाग 2 के वीडियो में दे रखा है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें क्या होती है, जठरीय रस के संगठन को बनाती है, समझ रहे हैं। तो ये बात आपको यहाँ पे दिमाग में रखनी होगी। फिर नेक्स्ट पे क्या आ रहा है आपके पास में, यकृत के कार्य को समझाइए। बहुत ही ज्यादा कार्य हैं यकृत के, है ना। पूर्ण रूप से अगर मैंने बात की थी तो यकृत का जब मैं पूरे कार्य समझाया तो 40 मिनट का मैंने एक वीडियो बनाया है, 40-42 मिनट का। अब 40-42 मिनट यहाँ पे तो लग नहीं सकते, तो अपन शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं इसको, यकृत के कार्य को। जैसे कार्बोहाइड्रेट के संग्रहण में काम आएगा, वसा का भी संग्रहण करता है, प्रोटीन का भी संग्रहण करता है, ठीक है। जिसमें अपन पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज है, आवश्यकता से अधिक हो जाए तो ग्लाइकोजन में संग्रहित हो जाएगी। ग्लाइकोजन, ग्लूकोज की जब बॉडी में कमी होगी तो वही ग्लाइकोजन क्या हो जाएगा, ग्लूकोज में टूट जाएगा। ग्लूकोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा था ना अपन लोगों ने, ग्लाइकोनियोलाइसिस, ये सब। वसा अगर एक्स्ट्रा है तो जैसे वसीय अम्ल और मतलब आपके पास में वसीय अम्ल है और क्या नाम है, ग्लिसरॉल है, तो वसा में संग्रहित हो सकते हैं लाइपोलाइसिस की मदद से, लाइपोजेनेसिस की मदद से, और वापस टूट भी सकते हैं और लाइपोलाइसिस की मदद से वापस कन्वर्ट भी हो सकते हैं। इसी प्रकार आपको कई सारी चीज़ें आपको समझाई थी, इसके उपापचयी क्रियाओं में रोल रहता है। आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्ल हो जाते हैं तो उसको वो यूरिया में कन्वर्ट करके भी बाहर निकालता है, ऑर्निथन चक्र चलाता है, ठीक है। कुफर कोशिकाएं क्या करती है, भक्षण का कार्य करती है, आरबीसी का भक्षण करती है। भ्रूणीय अवस्था में यकृत के माध्यम से ही आरबीसी का निर्माण होता है, ठीक है। सबसे मुख्य कार्य पित्त का स्त्रावण करता है, और पित्त के स्वयं के बहुत सारे कार्य होते हैं, जो वसा का पाइसीकरण करता है, वसा के अवशोषण में मदद करता है, ठीक है। तो बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन नामक पित्त वर्णक को स्त्रावित करता है, समझे ना मेरी बात को। तो यकृत के ऐसे बहुत अनेकों कार्य है, तो वो आपको याद रखने पड़ेंगे। बहुत सारे कार्य, मैंने 12-13 कार्य आपको वहाँ पे लिखवाए थे, ठीक है, और बताए भी थे। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, यकृत के कार्य जिनको समझ में नहीं आए हैं वो यकृत का कार्य का एक पूरा वीडियो बना हुआ है, उसके ऊपर जाकर के जरूर देखें। और 40 मिनट का वो वीडियो है और उसमें आपको पूर्ण रूप से एक एक चीज़ डिटेल में समझ में आएगी कि किस प्रकार से यकृत कैसे कार्य करता है, ठीक है ना। तो वो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ता हूं मैं, इसके अंदर अग्नाशय रस के एंजाइम का सक्रियण समझाइए। सक्रियण पूछ रहा है, मतलब एक्टिवेशन कैसे होता है। एक्टिवेशन पढ़ने से पहले अग्नाशय रस के एंजाइम कौन कौन से होते हैं वो बताने पड़ेंगे। एक होता है आपके पास में, या सबसे एक नंबर पे लिख देता हूं, ट्रिप्सिनोजन। क्या हो जाएगा आपके पास में, ट्रिप्सिनोजन, ठीक है। 2 नंबर पे लिख देता हूं मैं आपके पास में क्या, काइमोट्रिप्सिनोजन। 3 नंबर पे लिख देता हूं मैं आपके पास में क्या, प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज, पेप्टिडेज, ठीक है। 4 पे क्या आ जाएगा, अग्नाशय लाइपेज। 5 पे क्या लिख दूं मैं, अग्नाशय अमाइलेज, है ना। और 6 नंबर पे मैं क्या लिख देता हूं, यहां पे आपके पास में जो आ रहा है वो है आपके पास में न्यूक्लियेजेस। क्या आ जाएगा, न्यूक्लियेजेस। तो ये आपके पास में 6 एंजाइम होते हैं, सारे के सारे क्या, असक्रिय प्रकार के। तो इनको सक्रिय करने के लिए क्या होता है, आंतरिक रस से, सबसे पहले याद रखना, आंतरिक रस से एक एंजाइम निकलता है, इसका नाम होता है एंटेरोकाइनेज। वो बड़ा काम का है यहाँ पे, ठीक है। एंटेरोकाइनेज क्या करता है, एंटेरोकाइनेज है ट्रिप्सिनोजन जो है, ठीक है, उसको एक्टिव कर देता है, किसमें, ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। कौन सा, एंटेरोकाइनेज। और ये जो ट्रिप्सिन है वो इस काइमोट्रिप्सिनोजन को किस में बदल देगा, काइमोट्रिप्सिन में बदल देगा, ठीक है। किसकी मदद से, ट्रिप्सिन की मदद से। समझ गए मेरी बात को। प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज है वो किस में कन्वर्ट होगा, कार्बोक्सी पेप्टिडेज में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। किसकी मदद से, ट्रिप्सिन की मदद से। समझ रहे हो। अग्नाशय जो लाइपेज है इसको एक्टिवेट करने का काम यकृत के पास में भी होता है, समझना इस बात को। एक और बात बताता हूं, बाकी के जो एंजाइम है वो सारे असक्रिय होते हैं, उनको सक्रिय करने का काम ट्रिप्सिन का ही रहता है। तो ट्रिप्सिन इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है, लेकिन ट्रिप्सिन खुद एक्टिवेट किसकी मदद से हो रहा है, एंटेरोकाइनेज की मदद से। और एंटेरोकाइनेज खुद कहां से निकल रहा है, आंतरिक रस से निकलने वाला एंजाइम है,
ठीक है। 15 नंबर पे और आखिरी सवाल कौन सा आ रहा है, ग्लूकोज के सक्रिय अभिगमन की क्रियाविधि को समझाइए। सक्रिय अभिगमन की क्रियाविधि में आपको सोडियम पोटेशियम पंप बताया था मैंने आपको अगर ये भी पूर्ण रूप से देखना हो, पूरा अच्छे से और डिटेल में लंबे समय तक पढ़ना हो इसको, तो अवशोषण भाग 1 में दे रखा है ये, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। यहां पे क्या होता है, सोडियम पोटेशियम पंप काम करता है। यहां पे अगर ये कोशिका झिल्ली है तो यहां से 3 सोडियम के अणु क्या होते हैं, बाहर की तरफ जाते हैं, और 2 सोडियम के कहां आते हैं आपके पास में, 2 पोटेशियम के अंदर की ओर आते हैं। और ये सक्रिय है तो यहां पे क्या होता है आपके पास में, एटीपी का यूज होता है। तो जब बाहर की तरफ सोडियम आयन की कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता ज्यादा बढ़ जाएगी और अंदर की तरफ पोटेशियम आयन की सांद्रता ज्यादा बढ़ जाएगी, और यहां पे ग्लूकोज है, ठीक है, तो जब ये सोडियम क्या करेगा, कोशिश करेगा वापस अंदर आने की, तो यहां पे एक पंप काम कर रहा है, ये वाला पंप जिसको मैंने बोला है सोडियम पोटेशियम पंप। और अब ये सोडियम क्या करेगा, अंदर आने की कोशिश करेगा, क्योंकि बाहर इसकी सांद्रता ज्यादा होगी। तो जब ये अंदर आने की कोशिश करेगा तो यहां पे अब जो ये प्रोटीन है, ये कौन सा है, इसको खाली बोलते हैं सोडियम पंप या सोडियम चैनल। इस वाले को बोलते थे सोडियम पोटेशियम पंप, दोनों थे, ये केवल सोडियम है। तो जब सोडियम यहां से अंदर आने का प्रयास करेगा और यहां पे अंदर आएगा, ठीक है, यहां से, तो इसके साथ में क्या हो जाएगा, कौन टंग जाएगा आपके पास में, ग्लूकोज इसके साथ में चिपक जाएगा, और ग्लूकोज इसके साथ में कहां जाएगा, अंदर की तरफ आ जाएगा। तो ऐसी मैकेनिज्म मैंने आपको समझाई थी, यहां पे मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट में समझाई है, लेकिन इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो वसा का अवशोषण है, सॉरी वसा का नहीं, अवशोषण का भाग 1 का वीडियो है, उसमें मैंने पूर्ण रूप से एक एक चीज बता रखी है, आप उसमें भी जाकर के देख सकते हैं वहां पे, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे 15 क्वेश्चन बताए हैं, और 15 क्वेश्चन आपको ये ध्यान रखने हैं, इनको नोट करिएगा आराम से, कोई तकलीफ नहीं है। अगर आप खुद से भी नोट्स बनाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। सब चीज़ें बोल के, सब चीज़ें लिख के बता रहा हूँ, फिर भी अगर अपनी लिखाई से, अपने हाथ से अगर आप जो नोट्स बने होते हैं वो कभी भी कोई भी इंसान भूलता नहीं है। ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये आपके फ्यूचर में भी काम आएगी। अभी आपको अगर नहीं लग रहा होगा ठीक ऐसा, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ आपको, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, प्रश्नों को लिखिएगा, प्रश्नों से संबंधित कोई भी किसी भी तरह का डाउट होगा वो डेफिनेटली क्लियर करूंगा। पर पहले जो मैंने बताया आपको कि अगर मैंने यहाँ पे शॉर्ट में बताया है, तो आपको मैंने साथ साथ में बताया कि इसका इस वीडियो में दे रखा है, वो वीडियो जरूर जाके देखिएगा। अगर उसके बावजूद भी नहीं समझ में आता तो उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर देना, फिर मैं अपने आपको संभाल लूंगा, कोई तकलीफ नहीं आएगी, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, इतना ही रखते हैं। यहाँ पे हमारे पास में पाचन तंत्र पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है, बड़ा ही डिटेल में हम लोगों ने पाचन तंत्र पढ़ लिया है, ठीक है, और किसी भी तरह की कोई भी टॉपिक को हमने छोड़ा नहीं है, सब चीज़ें आसानी से क्लियर कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन में मैं आपके पास में और भी मानव कार्यकी का नया एक अध्याय लेकर के आऊँगा, और उसको भी हम इतने ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। समझ गए बच्चे, धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।